हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हेडिंग लगाइए, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना डिक्रीज हो रहा है। डिप्रेशन यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, कितना डिक्रीज होता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारे पास जो सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और जब एक सॉल्यूशन बनता है हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि हमें डिस्कस क्या करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज होता है। कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है जिसका अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट है, वो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है। फिर हमने उसी सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, लेकिन अब अगर हम उसको फ्रीज करना चाहते हैं तो वो सेम टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू पे जाके वो फ्रीज होता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें इसमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid state। लिक्विड का वेपर प्रेशर वो किसकी इक्वल हो रहा है, सॉलिड की हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा उस टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब अगर इसमें हम सबसे पहले अगर हम ग्राफ को देखें, अगर हम सबसे पहले हम इसमें ग्राफ को डिस्कस करें तो सेम वैसा ही ग्राफ आएगा हमारे पास। वही पैरामीटर हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे वेपर प्रेशर, यहाँ पर हम लेंगे टेम्परेचर। लेकिन अब की बार हमें फ्रीजिंग डिस्कस करना है। उसमें हमने क्या किया था, टेम्परेचर को इंक्रीज किया था। जब हम बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे तो हमने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करके हमने ऊपर की तरफ लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग था, यहाँ पे फ्रीजिंग है, तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो जब पहला हम क्या मान लेते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर, फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल टेम्परेचर हमने ले लिया। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर यहाँ पर है। चलिए, टेम्परेचर भी ज्यादा लिया है, वेपर प्रेशर भी ज्यादा लिया। अब हमने उसको फ्रीज करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ वेपर प्रेशर यहाँ आ गया। अब ध्यान रखना, ये सॉल्वेंट है सिर्फ। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले इसका वेपर प्रेशर जो हम लेके चले थे वो ये था, मैं डॉट लाइन लगा रहा हूँ, ये इसका स्टार्टिंग वेपर प्रेशर था। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए है। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये टेम्परेचर ऐसा आया, इस टेम्परेचर के ऊपर ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा इस टेम्परेचर पर। यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक डॉट लाइन और लगाऊं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इतना डिक्रीज हो गया वेपर प्रेशर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आके वो फ्रीज होना शुरू हुआ, यहाँ तक उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यहाँ पे आके वो फ्रीज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर उसके पास सॉलिड स्टेट आया।
फिर अगर हम वो टेम्परेचर डिक्रीज करें तो उसका वेपर प्रेशर और डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर और डिक्रीज होता जाएगा। ये लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये किसके लिए आ गया, ये फिर सॉलिड के लिए आ गया। ये सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड स्टेट के लिए था, ये किसके लिए था, लिक्विड स्टेट के लिए। किसके लिए आ गया, सॉलिड के लिए। यहाँ पे फिर वेपर प्रेशर और कम हो गया। अब हमने इसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उसी टेम्परेचर के ऊपर जो ये टेम्परेचर था, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो आपको भी पता है कि उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। इसी टेम्परेचर पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर जो पहले था वो वेपर प्रेशर तो रहता ही नहीं, ये तो हम प्रॉपर्टी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हम ये ले लेते हैं कि वेपर प्रेशर हो गया डिक्रीज। कितना वेपर प्रेशर हमने डिक्रीज दिखा दिया, ये वेपर प्रेशर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। अब इसका हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया क्योंकि हम इसको भी फ्रीज करेंगे। तो पहले वाला लिक्विड जिस टेम्परेचर पर फ्रीज हुआ था इसको हम मान लेते हैं TF नोट, यानी कि ये जो TF नोट है ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया। इसका जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम है नॉन वोलेटाइल की वजह से, अब इसमें डिक्रीज किस में आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में, और हमने ये शो कर दिया, ठीक है। ये फ्रीजिंग पॉइंट जो ग्राफ की लाइन है ये हमने यहाँ पे दिखा दी, क्लियर। इतना पॉइंट है वो डिक्रीज हमने शो किया है, ठीक है। यहाँ पे आया हमारे पास, क्लियर। यहाँ पे आके वो क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, उसके पास क्या आएगी, सॉलिड स्टेट आएगी। तो अब अगर नीचे में अगर टेम्परेचर शो करूं तो ये अब आ गया हमारे पास TF। तो ये क्या, TF क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब चेंज आ गया कि पहले टेम्परेचर ये था जो वैल्यू में ज्यादा है, ये वैल्यू में क्या है, कम है, तो ये हमारे पास एक चेंज आ गया। इसको क्या बोला जाएगा, डेल्टा TF। क्या बोला जाएगा, डेल्टा TF। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। अब कितना डिक्रीज होगा, यानी कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और कंसंट्रेशन जो है वो कौन सी टर्म यूज की जाएगी, मोललिटी। कौन सी टर्म यूज की जाएगी, मोललिटी यूज की जाएगी। यानी कि अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो ये सेम वैसा ही बनेगा जैसा बॉइलिंग पॉइंट का था। तो डेल्टा, अब की बात TF यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, KB की जगह KF मल्टीप्लाई मोललिटी। ओके, हो गया। मोललिटी का फॉर्मूला वही सेम। वेरिएबल हमने पहले क्या माने थे, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। मोललिटी के लिए पहले हमने क्या माना था, M इज इक्वल टू सोल्यूट के लिए गिवन मास W2 मोलर मास M2 मल्टीप्लाई 1000 क्योंकि केजी में लेना है, और W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हम यहाँ पे फिर चेंज करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई W2 डिवाइड बाय M2 और W1। क्लियर। ये आ गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट में निकाला था कि हमें M2 की जरूरत पड़ सकती है, तो यहां से M2 के लिए क्या आ जाएगा, M2 इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई W2 डिवाइड बाय W1 और मल्टीप्लाई डेल्टा TF। ये किसके लिए आ गया,
M2 के लिए आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। ठीक है, एक सेम पॉइंट वही देखो। अब इसका भी अगर हम यूनिट निकालें, इसका भी अगर हम यूनिट निकालें तो यूनिट क्या जाएगा, इसका भी अगर हमसे यूनिट पूछा जाए तो यूनिट तो वही आएगा। यूनिट किसका, KF का। KF का यूनिट भी तो वही सेम आएगा, क्या, केल्विन केजी पर मोल। कहीं कुछ बदला तो है नहीं, के बी की जगह सिर्फ KF आया। क्लियर। और इसमें पॉइंट यूनिट कर लिया हमने, फॉर्मूले हो गए हमारे, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्मूला हमें करने हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स हमें शो करने, ध्यान रखना, क्योंकि स्टेट हम किस में लेके आ गए, सॉलिड में लेके आ गए। पहले वाले में सिर्फ बॉइलिंग की बात थी। ठीक है, इसमें स्टेट हमारे पास कितना है, 2 है। एक सेम कंडीशन और वही पहले वाली की बात कर लेते हैं। कंडीशन क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ कब होगा, जब मोलरिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, के एफ अगर हमें यहाँ पे के एफ डिफाइन करना पड़े तो के एफ क्या हो जाएगा, केवी को हमने क्या बोला था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, के एफ को आप लिख लेना, के एफ क्या हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। और मोलरिटी 1 कब होता है, जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब हम इसका करेंगे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन। याद रहे हम एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ही तो हमने वेपर प्रेशर में किया है, एक क्वेश्चन ही हमने बॉइलिंग पॉइंट में किया, एक अब हम करेंगे। बाकी क्वेश्चन यूनिट कंप्लीट होने के बाद सिर्फ क्वेश्चंस के वीडियो में हम डालेंगे, क्वेश्चंस के मतलब वीडियो बनाएंगे, ताकि ये थ्योरी के लेक्चर ही काफी बड़े ना हो जाए, छोटे छोटे लेक्चर है, ताकि पहले थ्योरी कवर कर ले एक एक क्वेश्चन के साथ, और लास्ट में एंड ऑफ द यूनिट हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, 1 gram of non-electrolyte solute, 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in 50 kg of benzene, dissolved in 50 kg of benzene, lowered the freezing point of benzene, kg नहीं ग्राम ही, 50 ग्राम, lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin, KF for benzene दे रखा है हमें 5.12, और हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, और इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेता हूं, गलत ना हो। ठीक है, तो देखिए जी, हमें गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। देखो ये चीजें सेम होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब जो आयनाइज नहीं हो सकता प्लस माइनस में, वो नॉन वोलाटाइल नेचर का भी होता है। तो ये नॉन वोलाटाइल की बात हो गई। ठीक है, तो उसका मास दे रखा है, तो सोल्यूट हो गया। सोल्यूट के मास को हम क्या मानते हैं, गिवन मास क्या होता है सोल्यूट का, W2 कितना हो गया, 1 ग्राम, डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो ये क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास क्या होता है, 50, W1 इक्वल टू 50 ग्राम। मैं सिर्फ सिंबल्स का यूज कर रहा हूं। उसके बाद
क्या दे रखा है, बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, डेल्टा टी एफ का वैल्यू दे रखा है। देखो ये जो डिसॉल्व होने के बाद लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना लोअर ले आता है, यानी कि डेल्टा टी एफ का वैल्यू 0.40 केल्विन। क्लियर। केएफ दे रखा है, वो केएफ कितना है 5.12। मोलर मास निकालना है यानी कि M2 निकालना है। क्लियर। तो हमारे पास देखो हम अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, एक बार फिर लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई एम। दूसरा हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ 1000 W2, उसके बाद M2 W1। तो फिर हम M2 के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, M2 के लिए 1000 KF W2 डिवाइड बाय डेल्टा TF और W1। ये तीन फॉर्मूला हम लिखते हैं, सारे पता है। W2 क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा TF डिफरेंस हो गया, और W1 क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 मोलर मास होता है। तो हमें M2 ही चाहिए, ठीक है। सारी चीजें हमारे पास कंप्लीट है, वैल्यूज पुट कीजिए। तो M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000, KF का वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में 5.12, W1 कितना है, मल्टीप्लाई में 1 ग्राम, डिवाइड बाय डेल्टा TF कितना है 0.40, मल्टीप्लाई W1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 50 ग्राम। क्लियर। ध्यान रखना ये वैल्यूज किस में दे रखी है, ग्राम में, और ये वैल्यू भी किस में है, ग्राम में। ओके। अब ये जो पूरा सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा तो वो आएगा 256, और M2 है, यानी कि हमने क्या निकाला है, मास निकाला है, ठीक है। तो 256 क्या आ जाएगा, ये सारा कुछ ग्राम में है, तो ये आ जाएगा ग्राम, ठीक है। नोट कीजिए। ओके। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा 256। ओके। ये तो था हमारा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब रहता है लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह पूरे अच्छे से नोट कीजिए, कैलकुलेशन सोल्व कर लीजिए, सेम आंसर आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ।
तो वैल्यूज पुट कीजिए। M2 में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है 1000 मल्टीप्लाई KF का वैल्यू, KF हमें दे रखा है मल्टीप्लाई में 5.12 मल्टीप्लाई W2 कितना है 1 ग्राम डिवाइड बाय डेल्टा TF का वैल्यू 0.40 मल्टीप्लाई W1 का वैल्यू 50 ग्राम। ठीक है, सोल्व कीजिए। यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो पहले तो डेसिमल कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास आगे क्या बचा है 10 मल्टीप्लाई 512 डिवाइड बाय इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 20, फिर 0 से 0 गया, फिर लास्ट में 512 डिवाइड बाय 2 है तो ये कितना आ गया 256, और हम क्या निकाल रहे हैं M2 क्या आ जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। तो क्वेश्चन के लिए सही तरीका ये है कि पहले जो दी हुए ना वो राइट कर लीजिए, फिर जो फॉर्मूले हमारे पास वो देख लीजिए और हमें क्या निकालना है, कौन सा वैल्यू हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये तो था थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मिलते हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, ऑस्मोटिक प्रेशर।